तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, पूरा डिटेल एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। और हमारे यहाँ आपको 100% रियल प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन एकदम एक्यूरेट रियल प्रश्न जो हमें विद्यार्थियों के द्वारा भेजे जाते हैं, साथ ही साथ में उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तब आपके सामने हम क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं और पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। तो सबसे पहले हम आपका हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत सबके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस हम कराते रहेंगे और ये सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। और आज आपको दिखाने वाले हैं कितने सारे प्रश्न हमारे पीडीएफ से ही आए हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस है, एक दो प्रश्न तो सेम टू सेम रिपीट हो गए। कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना भाई, जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और उनको लग रहा है कि भाई अब पेपर देने चले जाते हैं पर तैयारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए विशेष सूचना है कि आप लोग जो है हमारी पीडीएफ मंगवा लीजिए। मात्र 15 रुपये आप जो है ट्रांसफर करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसको पूरा पढ़ करके चले जाएंगे तो आराम से आप कम क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो ठीक है, क्वालिफाई आप कर जाएंगे। वहां पर आपको हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, इन सब के जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितनी भी हमने प्रैक्टिस वगैरह कराई है, और उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वहां से आए हमारी पीडीएफ से डायरेक्ट उठ करके। पेडागोजी और आपका ईवीएस के प्रश्न डायरेक्ट वहां से उठ करके आए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे भैया सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने। इनका बहुत बड़ा योगदान है आज की एग्जाम एनालिसिस में। 86 नंबर इनके आए हैं और लगातार हमारे साथ में जुड़े हैं और इन्होंने हमारी पीडीएफ भी प्राप्त की थी, पीडीएफ भी इन्होंने लिया था। ठीक है, टीकमगढ़ के ये निवासी हैं और जो है ये ओबीसी कास्ट से हैं, तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं ये, और अब जो है आपका मेंस ये देने वाले हैं। महर्षि विश्वकर्मा 95 नंबर, तेजस्विनी जैन इनके 100 नंबर हैं और राहुल सोनी जी के 102 नंबर हैं। इन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। आप भी अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने शिफ्ट के प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट इस फोन पे नंबर पर करना है। ठीक है, ये स्कैनर आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी स्क्रीनशॉट पर मात्र 15 रुपए का पेमेंट करके आपको वो स्क्रीनशॉट हमारे पास में, हमारा जो आपको हमने अभी ये नंबर बताया व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। सारी की सारी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी तुरंत की तुरंत। लगभग 30-32 पीडीएफ हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग प्रश्नों की। ठीक है, उनको आप पढ़ करके चले जाइए एक बार, आप आसानी के साथ में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। भाई जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए ये हम स्पेशली कह रहे हैं। चलिए अब एग्जाम एनालिसिस अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए एनवायरनमेंट का प्रश्न तात्या टोपे स्टेडियम स्टैटिक जी के बारे में कराया हमने आपको। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। हमने आपसे कहा था कि भाई एमपी जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है तात्या टोपे स्टेडियम। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो तात्या टोपे नगर खेल कॉम्प्लेक्स भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कार्यक्षम स्टेडियम है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से हैं देख लीजिए और खेल भी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ मुख्यालय हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ निदेशालय खेल और युवा कल्याण का कार्यालय भी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ऑफिस है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है। स्टेडियम में बॉक्सिंग एकेडमी, मध्य प्रदेश मेंस हॉकी एकेडमी यहीं पर है, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, मध्य प्रदेश जल क्रीड़ा एकेडमी और डीएसवाईडब्ल्यू एकेडमी भी इसमें शामिल है। ये सब आपका यहीं पर भोपाल में स्थित है। इस वजह से तात्या टोपे स्टेडियम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये हमने अपनी पीडीएफ में करा रखा है, जब एमपीजी के वाला हम करा रहे थे प्रैक्टिस वाले में हमने इसको कराया था। ठीक है, अगला देखिए अम्ल वर्षा, पूरा डिटेल में आपको हमने अम्ल वर्षा के बारे में पूरा समझा रखा है। ठीक है, अम्ल वर्षा के बारे में पूरा आपको बताया था कि भैया ताजमहल जो है वो अम्ल वर्षा की वजह से पीला पड़ रहा है। हमने ये भी बताया था कि अम्ल वर्षा को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने बताया था कैल्शियम का आप यूज कर सकते हैं, कैल्शियम का छिड़काव करते हैं ताजमहल के ऊपर। पूरा डिटेल में आपको बता रखा है, आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वहां पर हमने इसको करा रखा है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 कहते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये दोनों गैसें जो हैं वो जिम्मेदार हैं अम्ल वर्षा के लिए। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, क्योंकि डिटेल में बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जिम्मेदार होती हैं, SO2 और NO2 जिम्मेदार होती है। ये गैसें ईंधन के दहन से उत्पन्न होती हैं। अब देखिए वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण प्रक्रिया के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड में बदल जाती है। वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब है NO और NO2 का संयोजन, ठीक है। तो ये दोनों गैसें मिलकर के NO2 का निर्माण करती हैं। ये गैसें हवा और हवा की धाराओं के द्वारा ले जाई जाती हैं। पानी, ऑक्सीजन और दूसरे रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके जमीन पर गिरने से पहले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बनाती हैं, और यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब ताजमहल जैसी इमारतों पर गिरता है तो उनका रंग को क्या कर देता है, फीका कर देता है, पीला कर देता है। इन गैसों से बने एसिड से पौधे, मछलियाँ और दूसरे जो जीव हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये एसिड रेन के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है? तो एसिड रेन से प्रश्न पूछा गया है, आगे इससे रिलेटेड और प्रश्न भी बन सकता है, तो उसकी आपको यहाँ पर डिटेल पूरी मिल जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ में हमने पूरी डिटेल और जो भी आपकी अम्ल वर्षा से रिलेटेड और जो भी फैक्ट हैं, वो हमने अपने पीडीएफ में करा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, इसरो देखो आ गया भैया मंगल ग्रह वाला, ठीक है ना? सौरमंडल में हमने कराया है। देखिए, तो इसरो के द्वारा मंगल पर ग्रह पर छोड़ा गया पहला यान कौन सा था? तो मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM जो है, ये इसरो के द्वारा छोड़ा गया पहला यान है मंगल ग्रह पर। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2014 को पहुंचाया था। पहुंचा कब था? 24 सितंबर 2014 को। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। इसरो का यह मिशन मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम MOM कहते हैं, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन्च कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये पूरा आपको फैक्ट याद रखना है। यहाँ से आगे प्रश्न बनेगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, और पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ये मंगल पर पहुंच गया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए जहां से प्रश्न आगे बन सकते हैं। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था। याद रखिए, यही प्रश्न आज बना है कि मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा? तो वो मंगलयान है, जिसे हम MOM कहते हैं। यह मिशन पहले ही प्रयास में सफल रहा। ऐसा और कोई भी देश नहीं कर पाया जो पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचा हो। अपना प्यारा भारत ही पहले प्रयास में मंगल पर पहुंच गया, और सबसे कम पैसे में। मंगलयान को मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया है। मंगलयान को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका रॉकेट का नाम याद रखिए, आगे पूछे जाएगा। अभी आज भी रॉकेट का नाम एक पूछा गया, उसको लास्ट में बताएंगे कौन सा रॉकेट आज पूछा गया है। फिलहाल PSLV आपका C-25 से इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम आपको याद रखना है। मंगल ग्रह का जो लॉन्चिंग रॉकेट है वो कौन सा है? PSLV C-25। आगे बढ़ते हैं भैया। रोपड़ कृषि, कल या परसों वाली वीडियो में, कल सुबह वाली वीडियो हमने कराई थी रोपड़ कृषि, कि कौन सी इनमें से रोपड़ कृषि नहीं है। तब हमने आपको रोपड़ कृषि के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज देखिए वो प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, और फसलें भी देख लेते हैं। रोपड़ फसल कौन कौन सी है। इससे पहले रोपड़ फसल पूछा गया था, उसमें हमने फसल और कृषि दोनों आपको बता दिया था। तो रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, जो रोपाई वाली फसलें होती हैं, जैसे आपका धान हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, इन खेतों की इन जो है फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। अब ये फसल देख लीजिए कौन कौन सी, क्योंकि फसल वाला प्रश्न एक बार आ चुका है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। जिसमें आपका चाय हो गया, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल, ये सारी फसलें जो है आपकी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आ जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण खेतों या नजदीक में स्थित कारखानों में इसका प्रसंस्करण किया जाता है, और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो ज्यादातर कारखानों के आसपास ही की जाती है। इसको हम रोपड़ कृषि कहते हैं, और ये जो ऊपर हमने फसलें बताई हैं ये सारी रोपड़ फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो रोपड़ कृषि भी पूछ लिया गया है और रोपड़ फसल भी पूछ लिया है। अब ये प्रश्न लास्ट तक रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके बार बार घुमा फिरा करके आगे कोई नए प्रश्न नहीं आने वाले हैं। इसीलिए डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए और PDF प्राप्त कर लीजिए, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स वाली वीडियो बना रखी है हमने, उसको भी आपको प्राप्त कर लेना है PDF। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो गॉड सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए गए हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पूछ लिया है तो वनडे क्रिकेट का भी पूछेगा, तो वनडे क्रिकेट के भी सचिन तेंदुलकर हैं। अब देखिए, एक बार इनसे पूछा गया था सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड कि इन्होंने कौन से स्टेडियम में अपना 100वां शतक लगाया, वनडे में कितने शतक हैं, टेस्ट में कितने शतक हैं। व्यापम ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो आइए सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक, याद रखिएगा 51 शतक टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। वनडे वाला भी यहाँ पर कवर करा देते हैं, वनडे वाला भी पूछा जाएगा।
सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचों और 329 पारियों में 15,921 रन बनाए हैं। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और बनेगा कि 200 रन सबसे पहले किसने बनाए थे? सचिन ने। कहाँ पर बनाए थे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो अपना कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर वाला है, यहाँ पर ये 200 रन सबसे पहला दोहरा शतक विश्व का सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा लगाया गया था। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है। इन्होंने वनडे में 49, तो वनडे में 49, टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं। 100वां कहाँ पर लगाया? बांग्लादेश में लगाया। दोहरा शतक कहाँ पर लगाया? सबसे पहले आपने ग्वालियर में लगाया। ग्वालियर वाला बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आगे बन सकते हैं। अगला देखिए, सिनकोना वृक्ष किस तरह के वनों में पाया जाता है? कौन से वनों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, यहाँ पर आपको सिनकोना के वन देखने को मिलेंगे। अब सिनकोना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे यहाँ से प्रश्न बनेगा। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो देख लीजिए, सिनकोना के पेड़ पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इंडियन जंगलों में पाए जाते हैं। ये पेड़ दक्षिणी अमेरिका के 5 देशों यानी वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और बोलीविया में पाए जाते हैं। ये पेड़ 5000 फुट या उससे भी ज़्यादा की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है ये सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? देख लीजिए, तो सिनकोना एक सदाबहार पेड़ है, ठीक है। इसकी छाल से कुनैन नामक रसायन प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिनकोना से कौन सा रसायन मिलता है? कुनैन रसायन मिलता है। इसका यूज कहाँ पर होता है? तो कुनैन मलेरिया से लड़ने और दिल की धड़कन कम करने की, मतलब दिल की धड़कन जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसको नियंत्रित करने का गुण जो है वो कुनैन में होता है। और मलेरिया की दवाई भी सिनकोना के वृक्ष से ही प्राप्त की जाती है। आगे ये प्रश्न 101% बनेगा। सिनकोना के पेड़ों को बुखार के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी छाल का उपयोग बुखार की दवाई बनाने के काम में आता है। ठीक है। सिनकोना की छाल में कुनैन के अलावा और कई एल्काइड भी होते हैं। सिनकोना के पेड़ों की खेती भारत और जावा में भी की जाती है। तो कहीं कहीं पर आपको भारत में भी सिनकोना के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिनकोना के बारे में पूरी जानकारी आपको हमने बता दी। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक जरूर कर देना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आज पूछा गया है, जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आपने पहले भी सुना होगा, कुओं में पहले जो गांव में कुएं होते थे, वहां पर क्लोरीन के पाउडर फेंक दिए जाते थे, जिससे कि कुएं का जल शुद्ध हो जाए। तो इसे हम क्लोरीनीकरण कहते हैं और यह प्रश्न आज आपका पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो पानी को शुद्ध करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं ये देख लीजिए। आज आपसे क्लोरीनीकरण पूछा है, आगे आपसे अन्य पूछ सकते हैं, देख लीजिए। तो पानी में क्लोरीन या फिर क्लोरीन यौगिक मिलाकर पानी को साफ किया जाता है। यह पानी में मौजूद जीवाणु, विषाणु और दूसरे रोगाणुओं को खत्म करता है। क्लोरीन की गोलियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे कि आप जो है जल को शुद्ध कर सकते हैं। उबाल कर भी आप शुद्ध कर सकते हैं। पानी को 3 से 5 मिनट तक उबालना सबसे सुरक्षित तरीका है। और उबालने के बाद पानी को ठंडा होने दें, ठीक है। तो ये आप उबाल कर भी इसको शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा है छानना, पानी को छान करके भी शुद्ध किया जाता है। चौथा आपका आता है आरओ। आरओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, जो आपके घरों में लगा रहता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये कई बार व्यापम के द्वारा पूछा गया, इसका फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता रहता, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये पूरा हमने आपको करा रखा है। प्रोटीन वाला प्रश्न हमारी पीडीएफ से ही आया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। हमने आपको बताया भी था जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जो है आपका मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन आपके अपने प्यारे मध्य प्रदेश में मिलता है। चलिए सोयाबीन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, जो आपसे पूछे जाएंगे। सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन मानव शरीर के लिए जरूरी सभी आवश्यक प्रोटीन एमिनो एसिड्स को प्रदान करता है। सोयाबीन में फाइबर, विटामिन और खनिज भी होते हैं। सोयाबीन को शाकाहारी लोगों के लिए मांस भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया व्यापम के द्वारा। व्यापम ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है। अभी एक बार पूछ लिया था कि दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए एक मनुष्य को, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि सोयाबीन को शाकाहारी लोगों का मांस कहा जाता है। जो सोया चाप आप लोग खाते हैं ना, तो इसे हम शाकाहारी लोगों का मांस कहते हैं। अब ये मांस नहीं होता, ठीक है ना, याद रखना, ये कहा जाता है बस। सोयाबीन से बने टोफू, टेम्पे, सोया दूध और अन्य सोया आधारित डेयरी और मांस विकल्प भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ठीक है। सोयाबीन पाउडर का इस्तेमाल वर्कआउट के बाद या फिर सामान्य तौर पर अपने आहार में ज़्यादा प्रोटीन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है या फिर जो लोग जिम करने जाते हैं, वो सोयाबीन पाउडर का यूज करते हैं। अगला देखिए, मृदा क्षरण जो है वो किन कारणों से हो रहा है? जैव विविधता से प्रश्न आपका पूछा गया मिट्टी वाले चैप्टर से। तो देखिए, मृदा क्षरण किस वजह से हो रहा है? तो बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं देख लेते हैं। तो वनों की कटाई हो गया, अत्यधिक चराई हो गया, सघन खेती हो गया, जंगल की आग हो गया, निर्माण जैसे गहन कृषि विधियों के द्वारा जो है आपका हाल ही में मिट्टी का क्षरण सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। अभी आपका एक दिन पहले पूछ लिया था कि मिट्टी के क्षरण से ही एक प्रश्न पूछा था पशुओं की चराई से रिलेटेड। तो वहाँ उसकी वजह से भी आपका मिट्टी का क्षरण होता है। और बाढ़ बाढ़ जब आती रहती है तो उससे भी आपका मिट्टी का क्षरण होता रहता है। तो मृदा जो प्रदूषण है, इससे आज आपका एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
भारत का पहला साउंडिंग लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा, यह आपसे पूछा गया था। तो ये आपका RH-75 है। ये प्रश्न देखिए हमने आपसे कहा था ना रॉकेट लॉन्चिंग के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष वाली पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, सारी पीडीएफ एक साथ में आपके पास में भेज देंगे, ठीक है। देखिए, तो RH-75 पहला जो है आपका साउंड लॉन्चिंग व्हीकल है। देखिए, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट RH-75 था। इसका व्यास 75 था, इसलिए इसका नाम RH-75 रखा गया है। इसके बाद RH-100 और RH-125 जैसे रॉकेट भी लॉन्च किए गए थे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, आपका अंतरिक्ष से प्रश्न बन रहा है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इस दिन तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट नाइचे अपाचे को लॉन्च किया गया था। भारत ने अपना पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट जो है 1965 में लॉन्च करना शुरू किया था, ठीक है। तो RH-75 है, इसे 1965 में लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे भाई चलते हैं सीधे हिंदी की ओर। हिंदी में क्या-क्या आज परिवर्तन मिला है, क्या-क्या आज और पूछा गया, आइए देख लेते हैं। तो आपका समास पूछा गया, वचनामृत में कौन-सा समास होगा, यह आपसे पूछा गया है। संधि का एक प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यय पूछा है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, इससे पहले क्रोध रस का स्थायी भाव आया था। आज जो है शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। विलोम शब्द एक आया है, एक आपका छंद आया है। छंद जो है वो आपका पद्यांश से पूछा गया, पद्यांश दिया गया था, उसमें बोला गया था बताइए इसमें कौन-सा छंद है, ठीक है। गद्यांश के 10 प्रश्न देखने को मिले हैं, पद्यांश के 5 प्रश्न हैं। मुहावरा भी आज आपका एक देखने को मिला है। बाकी पेडागॉजी जो है वो अपनी पीडीएफ से फँस रही है, उससे बाहर कहीं भी नहीं जा रही है। 2 से 3 पीडीएफ हमने आपकी हिंदी पेडागॉजी की दी है 50-50 प्रश्नों की, वो आप प्राप्त कर लेना। उससे बाहर हिंदी पेडागॉजी के एक भी प्रश्न नहीं जाएँगे। सारे उसी के अंदर से पेडागॉजी के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बाल विकास की बात कर लेते हैं भैया। बाल विकास में काफ़ी सारे हमको टॉपिक मिल गए हैं। देखिए, तो योगात्मक आकलन से एक प्रश्न आपका आया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र ही आज आपसे पूछ लिया था, और ये सब कुछ हम करा चुके हैं अपनी पीडीएफ में। पेडागॉजी वाले में कराए हैं हमने आपको, बाल विकास वाले में, कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू लेवल कैसे निकालेंगे, ये सब बता रखा है, आप वहाँ पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। जीन पियाजे से 2 प्रश्न आया है। कोहल वर्ग का परंपरागत स्तर कौन सा है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया है। भ्रूण अवस्था से आपको करा रखा है, भ्रूण अवस्था, यहाँ से प्रश्न बना है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र पूछी गई है, तो 11 प्लस होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी आपको हमने करा रखा है पीडीएफ में। रॉस की परिभाषा पूछी गई थी, ये परिभाषा भी कराई है पीडीएफ में। जिन लोगों के पास में पीडीएफ होगी वो लोग अपना मैच कर लीजिए, ठीक है। क्रिएटिव चाइल्ड करा रखा है। क्रिएटिव चाइल्ड में हमने आपको बताया था, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो दूसरों से अलग, दूसरों से हट करके सोचते हैं, ठीक है ना कुछ एक्स्ट्रा वो लोग सोचते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने इनके बारे में आपको क्रिएटिव चाइल्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा था। 2 प्रश्न आपके अधिगम से आए हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रणालियाँ कौन-कौन सी, ये पूछा गया है। समावेशी शिक्षा से 4 प्रश्न आए हैं। 3 से 4 प्रश्न डेली समावेशी शिक्षा से आ रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा की आधी वीडियो बन गई है, आधी आज शाम को कंप्लीट कर दूंगा, और आज शाम को ही समावेशी शिक्षा की वीडियो अपलोड कर दूंगा स्पेशल। लगभग आपको उसमें 50 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, और पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। तो लगभग 75 के आसपास प्रश्न आपको समावेशी शिक्षा से मिल जाएंगे, वही करके जाना, उसी में से आ जाएगा। और टर्बन की बुद्धि परिभाषा जो है ये आपसे पूछी गई है, और एक प्रश्न आपका पावलोव के सिद्धांत से भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला है आपका संस्कृत। संस्कृत में आपका 2 पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आपके पैराग्राफ से ही आ जा रहे हैं। 15 के आसपास प्रश्न पैराग्राफ से आ रहे हैं। आज आपका इत्युच्यते में कौन सी संधि होगी, यह आपसे पूछा गया है। एक प्रश्न विभक्ति का आया है। बाकी पेडागॉजी का लगभग 8 से 9 प्रश्न पेडागॉजी के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अव्यय पूछा गया था, एक श्लोक पूछे गए थे, शिक्षण विधियां जो हैं, संस्कृत शिक्षण विधियां पूछी गई थी। एक प्रश्न वाइगोत्स्की का पूछा था, और निरउपसर्ग से रिलेटेड एक प्रश्न आपका संस्कृत में आज पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ में आपका रेशियो के 3 से 4 प्रश्न डेली आ रहे हैं। आज आपसे पूछा था 15 दर्जन संतरे और 36 संतरों में आपको रेशियो बताना था। ये रेशियो वाले प्रश्न नॉर्मल लेवल के ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैथ पेडागॉजी की 2-3 वीडियो हमने आपकी मैथ पेडागॉजी की पीडीएफ डाल रखी है। वो जो आपकी मैथ पेडागॉजी की पीडीएफ है, उसमें से ही आपकी पूरी मैथ की पेडागॉजी आ जाएगी। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बाकी ट्राइंगल का डेली एक प्रश्न बन रहा है। आज भी त्रिभुज का एक प्रश्न पूछा गया था, कल समकोण का पूछा गया था, ठीक है। चतुर्भुज का भी एक प्रश्न आज पूछा गया है। यहाँ से आपके जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, वहाँ से यही त्रिभुज और चतुर्भुज के ही प्रश्न आ रहे हैं, और नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं। आपको खाली कैलकुलेशन करके उनका रेशियो पूछ ले रहे हैं आपके चतुर्भुज में, ठीक है। लाभ हानि का एक प्रश्न है। गणित शिक्षण अधिगम की विधियां ये करा रखी हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में एज यानी आयु के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 2 प्रश्न बॉडमास के और चिन्ह परिवर्तन के प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न चिन्ह परिवर्तन के आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्लस माइनस को इंटरचेंज कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, 3 की जगह 4 कर दें, और फिर प्लस को माइनस कर दें। तो ऐसे वाले जो प्रश्न हैं 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, और ये केवल आपका टाइम खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको सबसे लास्ट में करें, ठीक है।
उसके बाद एक प्रश्न आपका भिन्न से और एक प्रश्न आपका समचतुर्भुज से आज पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर की बात कर लेते हैं भैया, किसके कितने-कितने नंबर आज देखने को मिले हैं। तो 93 नंबर, 86, 87, 86 ऊपर जो भाई आपको बताया था कुशवाहा जी, उनके आए हैं 86 नंबर, ठीक है। उसके बाद में 75, 89, 67, 77 और 97 ये नंबर आज आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी भाई जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो, ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547003, इस नंबर पर ही आपको जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ये आप जो स्कैनर आपको दिख रहा है, इस स्कैनर को आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आप इसको व्हाट्सएप में अपलोड करेंगे, वैसे ही आपकी डिटेल नीचे आ जाएगी कि आपको कौन से कैसे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन तुरंत अपने आप ही आ जाएगा व्हाट्सएप में। यहाँ से आप 15 रुपये का पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे पास में सेंड कर देंगे, तो फिर हम तुरंत की तुरंत आपको जो है पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस नंबर पर आपको जो है सेंड करना 7052547003, ठीक है। और नहीं तो आप सीधे इस पर मैसेज करके हाय एमपी टेट, तो वहाँ पर भी हम आपको सीधे स्कैनर दे देंगे, तो वहाँ से भी आप 15 रुपये का पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। कुशवाहा जी जो अभी भेजे थे 86 नंबर वाले, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न अपने इसी पीडीएफ से आ जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आज शाम वाली वीडियो में। आज शाम को भी हमारे एक दोस्त जो हैं एग्ज़ाम देने गए हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न, रियल प्रश्न जो हैं वो हमारे पास में आ जाएँगे। बाकी आप लोगों से भी निवेदन है भाई, आप लोग भी अपने शिफ्ट के प्रश्नों को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी कोई चयन परीक्षा तो है नहीं, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। आप पास हो जाएँगे, दूसरा पास हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई कॉम्पिटिशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। वो तो चयन परीक्षा में होगा, तो उसको भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ 1 दिन बाद मिल जाएगी, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। फिर मिलते हैं आज शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।